मैं 2007 में टीम इंडिया को चैंपियन बनाता हूँ। उसके बाद मैं 2011 में टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाता हूँ। मैं टीम इंडिया को टेस्ट में नंबर 1 बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूँ। मैं केकेआर को चैंपियन बनाता हूँ, एक बार नहीं 2 बार, लेकिन इसके बाद मैं गुमनामी में चला जाता हूँ। फिर शायद टीम इंडिया की कभी जर्सी नहीं पहन पाता हूँ और अपने फैंस को अलविदा कह जाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीरो टू हीरो में। दोस्तों, आज एक ऐसे अनलकी प्लेयर की आपको कहानी सुनाऊंगा जो शायद बहुत ही एक अनसंग हीरो है और गुमनामी में चला गया, लेकिन फिर भी अपनी कुछ एक्टिविटीज़ करता रहा, मेहनत करता रहा और उसके बाद देश के कुछ और कामों में वो लगा रहा। देन उसके बाद आज वो टीम इंडिया का हेड कोच भी बन गया। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं गौतम गंभीर की। दोस्तों, बहुत ही शानदार इनका सफ़र रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत के बहुत ही पूर्व सलामी बल्लेबाज थे। टेस्ट हो या ओडीआई हो या T20 हो, बहुत ही शानदार इनका योगदान भारतीय क्रिकेट के अंदर रहा है। और इसके साथ साथ वे बीजेपी के सांसद भी बने न्यू दिल्ली से। और उसके बाद केकेआर को इन्होंने चैंपियन बनाया 2024 आईपीएल में। आज टीम इंडिया के न्यू हेड कोच बन गए हैं और उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने की। टीम इंडिया को फिर से WTC अभी तक जो इंडिया नहीं जीत पाई है उसे जिताने की, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने की जिम्मेदारी फिर से कह सकते हैं कि गौतम गंभीर के हवाले की गई है। 2007 2011 का वो वर्ल्ड कप हमें याद है जब भारतीय टीम लड़खड़ा चुकी थी और अंगद की तरह पैर जमा के जब गौतम गंभीर खड़े हो गए क्रीज पे, तो मानो उन्होंने टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना के ही दम लिया। दोस्तों, बहुत ही शानदार कहानी है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत हम करेंगे एकदम शुरू से। गौतम गंभीर का जन्म होता है 14 अक्टूबर 1981 में न्यू दिल्ली में। और बहुत ही अच्छी वे फैमिली से आते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि वे कोई पुअर फैमिली से आते हैं, अच्छी फैमिली से आते हैं। उनके फादर भी कुछ अच्छा कोई बिजनेस वहाँ पे करते थे, टेक्सटाइल का। देन उसके बाद उनकी जो पढ़ाई है वो मॉडर्न स्कूल से होती है। 10 साल की उम्र में ही वे अपने जो मामा थे पवन गुलाटी, उनके साथ वे रहने लगते हैं और मामा को ही वे अपना गुरु मान लेते हैं। मामा उन्हें एक एकेडमी में उन्हें कुछ अच्छे कोचेस के साथ में उन्हें क्रिकेट की बारीकियां सिखाने लग जाते हैं। मामा नहीं सिखाते, मे भी उनके जो फ्रेंड्स रहते हैं क्रिकेटर्स, वे उन्हें क्रिकेट के गुर सिखाने लगते हैं। इसके बाद साल 1999 में वे दिल्ली की तरफ से रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू करते हैं और अच्छा प्रदर्शन वहां पे वे अपना जारी रखते हैं। 1999, 2000, 1-2 के आसपास वे अपना रणजी ट्रॉफी खेलते रहते हैं और साल 2000 में उनका नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन टीम इंडिया में खेलना उनके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज हो रहा था, क्योंकि टीम इंडिया के पास में सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर जैसे तमाम ये ओपनर्स थे, तो इनके बीच में जगह बना पाना उनके लिए बहुत ही कठिन हो रहा था। लेकिन साल 2003 का वो वर्ल्ड कप, जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप हार जाती है, वर्ल्ड कप में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद में फिर से नई टीम बनाने की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ पे 3 ओपनर्स जो हमारे बीच में थे, इन बल्लेबाजों के बीच में गौतम गंभीर कैसे अपनी जगह बना पाए, ये बहुत ही बड़ा एक चैलेंज वहाँ पे बना हुआ था। देन 2003 में जब बांग्लादेश का टूर हुआ तो वहाँ पे गौतम गंभीर का सिलेक्शन भारतीय टीम के अंदर हो जाता है, क्योंकि उस सीरीज में सचिन तेंदुलकर ने वहाँ पे ब्रेक लिया था, तो इस वजह से गौतम गंभीर उस सीरीज में सिलेक्ट हो जाते हैं। और शुरुआत के 2 मैच में वे कुछ खास कमाल नहीं कर पाते। तीसरा मैच उन्हें दिया जाता है, जो कि सौरव गांगुली की हम खासियत मान सकते हैं कि वे बहुत ही ज़्यादा विश्वास अपने न्यू खिलाड़ियों पे करते थे, उन्हें पूरा का पूरा मौका वे देते थे। जैसा कि MS धोनी को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मौके शुरुआत में दिए थे, असफल होने के बाद भी। तो गौतम गंभीर को भी 2 मैच में असफल होने के बाद उन्होंने तीसरा मौका दिया और उस मैच में 71 रनों की शानदार पारी वहाँ पर गौतम गंभीर खेलते हैं और मैन ऑफ द मैच भी बनते हैं। देन उसके बाद इसी तरह से उनका वनडे में परफॉर्मेंस जारी रहता है। इसके बाद 2004 में वे टीम इंडिया का हिस्सा टेस्ट मैचों में बनते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच में भारत के पास में उस तरह का ओपनर उस समय नहीं था, क्योंकि सौरव गांगुली या सचिन तेंदुलकर मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते थे टेस्ट मैच में, तो ओपनर वहाँ पे कोई नहीं था। इस वजह से गौतम गंभीर का सिलेक्शन वहाँ पे टेस्ट टीम में हो जाता है और 2004 में वे अपना पदार्पण करते हैं। देन उसके बाद
लगभग 1-2 सालों तक उनका प्रदर्शन वहाँ पे टेस्ट मैचों में सही नहीं रहता है और इस वजह से वे टेस्ट से ड्रॉप कर दिए जाते हैं। अब टेस्ट मैचों से ड्रॉप करने के बाद में गौतम गंभीर यहाँ पर ओडीआई पे भी उनका असर पड़ने लगता है। ओडीआई भी उनका कुछ खास परफॉर्मेंस वहाँ पे नहीं होते हैं, हालांकि इतना बुरा भी परफॉर्मेंस नहीं होता है। लेकिन 2007 का जब वर्ल्ड कप होता है राहुल द्रविड़ की कप्तानी में, तो वहाँ पर गौतम गंभीर का सिलेक्शन नहीं होता, जबकि वे ठीक ठाक प्रदर्शन वहाँ पे कर रहे थे। उनकी जगह पर न्यू आए नए खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा का सिलेक्शन ओपनर के तौर पर हो जाता है वर्ल्ड कप में। उस वर्ल्ड कप में भारत की बुरी तरह से हार होती है और भारत ग्रुप स्टेज में ही वहाँ पर बाहर हो जाता है। बांग्लादेश से भी भारत उस वर्ल्ड कप में हार जाता है। इसके बाद गौतम गंभीर का सिलेक्शन फिर से भारतीय टीम में होता है T20 वर्ल्ड कप 2007 में। ओपनर के तौर पे उनका फिर से सिलेक्शन होता है और हम सभी जानते हैं कि उस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन वहाँ पे गौतम गंभीर का रहता है। गौतम गंभीर उस पूरी सीरीज़ में 227 रन बनाकर भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं और फाइनल में वो नॉक को कौन भूल सकता है, जब भारतीय टीम एक समय पूरे तरह से लड़खड़ा चुकी थी। भारत के बहुत सारे विकेट वहाँ पे गिर चुके थे, लेकिन एक बल्लेबाज गौतम गंभीर, जो शायद यहाँ से बहुत ज़्यादा मजबूत था, बल्लेबाजी करने आता है और 54 गेंदों पर 75 रनों की शानदार वो पारी खेलता है और भारत का स्कोर 130-40 से होता हुआ 154-55 रन तक भारत का स्कोर वहाँ पे पहुँच जाता है। 130 रनों पर वहाँ पे गौतम गंभीर का विकेट गिर जाता है, लेकिन एक बहुत ही सम्मानजनक स्कोर भारत का बन जाता है, क्योंकि वो विकेट बहुत ही कठिन था उस विकेट पे बल्लेबाजी करना। उसके बाद पाकिस्तान वो मैच हार जाता है और भारत कई सालों के बाद में कोई आईसीसी ट्रॉफी वहाँ पे जीतता है और T20 वर्ल्ड चैंपियन भारत बन जाता है। इसके बाद गौतम गंभीर का वो सुनहरा सफ़र जब स्टार्ट होता है एंड सौरभ गांगुली वहाँ पे संन्यास ले लेते हैं 2008 के बाद, तो गौतम गंभीर वहाँ पे एक मुख्य ओपनर सहवाग के साथ बन जाते हैं। उसके बाद भारत जब कॉमनवेल्थ सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो वहाँ पे गौतम गंभीर का शानदार प्रदर्शन वहाँ पे होता है और गौतम गंभीर उस सीरीज में हाईएस्ट रन वहाँ पे बनाते हैं और 440 रन भी बना के टॉप स्कोरर वहाँ पे बनते हैं। इसके बाद भारतीय टीम जब टेस्ट सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड जाती है और नेपियर टेस्ट खेलती है, तो वहाँ पे भारतीय टीम लड़खड़ा जाती है और भारतीय टीम पर फॉलो ऑन चढ़ जाता है। तब गौतम गंभीर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और लगातार 2.5 दिनों तक बल्लेबाजी करते हैं और 5 सत्र तक लगातार बल्लेबाजी करते हैं और 137 रनों की वो विराट पारी हम उसे कह सकते हैं। वो ऐसी पारी, दीवार जैसी वो पारी, चट्टान जैसी वो पारी खेल के भारत को वो टेस्ट मैच ड्रॉ कराते हैं और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट नॉक हम उसे कह सकते हैं। एंड इसके बाद गौतम गंभीर को भारतीय टीम की कप्तानी भी दी जाती है सीरीज़ के लिए, जब MS धोनी एक सीरीज़ से जब बाहर हो जाते हैं, जब किसी घरेलू कारण से वे जब बाहर होते हैं, तो गौतम गंभीर को कुछ मैचों के लिए टीम की कप्तानी दी जाती है और 6 मैचों में वे टीम की कप्तानी करते हैं और लगातार टीम वो मैच जीत जाती है। जिसके बाद गौतम गंभीर का सिलेक्शन 2011 के वर्ल्ड कप में होता है और जब भारतीय टीम उस वर्ल्ड कप में खेल रही होती है, तो गौतम गंभीर का वो शानदार प्रदर्शन वहाँ पे भी जारी रहता है और उस पूरी सीरीज़ में 393 रन गौतम गंभीर लगाते हैं। वे सेंचुरी मारते हैं, वे हाफ सेंचुरी लगाते हैं, लेकिन इन सब से हटके फाइनल जब किया जाता है श्रीलंका के साथ में, तो वहाँ पे जो 97 रन्स की जो उनकी पारी है, आई थिंक 122 गेंदों पे वो आती है। MS धोनी को क्रेडिट दिया जाता है कि भाई उन्होंने वो बार बार वो छक्का दिखाया जाता है कि कैसे MS धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि गौतम गंभीर की वो क्रिकेट हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट आप इनिंग उसे कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में 0 पर ही भारत का विकेट गिर गया था। उसके बाद सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के विकेट गिर गए थे और वहाँ से उस इनिंग को वे लेके जाते हैं और आई थिंक जब 20, 30, 40 रन भारत को चाहिए रहते हैं, उस समय उनका विकेट गिरता है, तो पूरा का पूरा मैच वे भारत के लिए अपने पाले में डाल के चले जाते हैं और 97 रन्स की वो पारी खेल के जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद भी गौतम गंभीर के साथ इसके बाद कुछ अलग होने लगता है। वे T20 में अच्छा खेलते हैं, वे ODI में अच्छा खेलते हैं, वे टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे करते हैं और 2012 में वे वाइस कैप्टन भी बन जाते हैं T20 के। और जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ सीरीज़ खेलने के लिए जाती है, तो वहाँ पे भी वे शानदार प्रदर्शन उस सीरीज़ में अपना रखते हैं और इसके बाद एशिया कप में शानदार वे सेंचुरी लगाते हैं। लेकिन इसके बाद उन्हें ODI से बाहर कर दिया जाता है। अब
ये कारण कभी भी पता नहीं चला कि ओडीआई से वे क्यों बाहर कर दिए जाते हैं। जब पूछा जाता है MS धोनी से या किसी भी क्रिकेटर से उस समय के, तो कहते हैं कि उस समय जब जो टॉप के 3 बल्लेबाज थे, सचिन थे, सहवाग थे और गौतम गंभीर थे, कहा जाता है कि 2015 की जो वर्ल्ड कप की तैयारी थी 2011 से ही शुरू हो चुकी थी और इस वजह से जो फील्डिंग में जो खिलाड़ी ठीक नहीं कर पा रहे थे या जो खिलाड़ी थोड़े से ओवर एज हो रहे थे, लेकिन 2011 तक गौतम गंभीर की जो एज थी वो 29 थी, 29 वर्ष की उम्र थी उनकी। और उसी समय ये कहा जाता है कि भाई हम 2015 के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और इस वजह से हम ऐसे खिलाड़ियों को नहीं चुन रहे हैं जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है और जो फील्ड पे थोड़ा सा धीमे हैं, इस वजह से हम रोटेशन में खिलाड़ियों को खिलाएंगे। तो वहाँ पे 2012 के बाद उन्हें अपनी ओडीआई से हटा दिया जाता है। इसके बाद वे टेस्ट सीरीज़ खेलते हैं और वहाँ पे वे 2 हाफ सेंचुरीज लगाते हैं और 30-40 रनों की कुछ इनिंग्स भी खेलते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें टेस्ट सीरीज से भी बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें ओडीआई या फिर T20 से भी बाहर कर दिया जाता है। देन उसके बाद गौतम गंभीर की वापसी नहीं होती है और 2014 में फिर से उन्हें शायद इंग्लैंड के खिलाफ फिर से 2 टेस्ट की सीरीज़ के लिए खिलाया जाता है। वहाँ पे उनका प्रदर्शन उतना भी कुछ ख़राब नहीं रहता है, लेकिन फिर से उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें फिर 2016 में फिर से भारतीय टीम में चुना जाता है। लेकिन 2012 तक जो एक इतना महत्वपूर्ण खिलाड़ी था, टीम का वाइस कैप्टन था और बहुत ही एक महत्वपूर्ण सलामी बल्लेबाज थे, और 2012 के बाद से उन्हें टीम से अचानक ही ड्रॉप कर दिया जाता है। 2015 वर्ल्ड कप का हवाला दिया जाता है, जहां पे भारतीय टीम उस वर्ल्ड कप में बाहर हो जाती है, वो जीत नहीं पाती है। और 2016 में उन्हें जब टेस्ट सीरीज़ में लास्ट टाइम जब चुना जाता है, वहाँ पे वे खेलते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें कभी भी भारतीय टीम में चुना नहीं जाता है। ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्हें मिला है 2009 में, और बहुत ही शानदार ये ICC की तरफ से अवार्ड उन्हें प्रदान किया गया। और साथ ही साथ पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने 5 टेस्ट मैचों में 5 शतक लगाया है। दुनिया के ऐसे बेहतरीन बल्लेबाजों में वे शुमार थे जिन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की और सलामी बल्लेबाजों में अपना परचम लहराया। और इसके अलावा भी कई सारे तमाम रिकॉर्ड्स उनके नाम पे हैं, लेकिन विवादों से भी उनका हमेशा से सामना रहा है। जैसे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों से अक्सर वे भिड़ जाया करते थे, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों से भी भिड़ जाया करते थे। इसके साथ साथ साथी खिलाड़ियों से भी कई बार उनके जो झगड़े हैं वो मैदान पर हो जाया करते थे। IPL के दौरान हमने उन्हें देखा है कि वे विराट कोहली हुए या और भी तमाम खिलाड़ियों से उनके झगड़े हमने देखे हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के साथ में हम कह सकते हैं कि गौतम गंभीर एक ऐसा खिलाड़ी है जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उन्हें अपनी पर्सनल PR से मतलब नहीं है, उन्हें अपने पर्सनल मार्केटिंग से मतलब नहीं है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहूँगा, मैं सोशली बहुत ज़्यादा मैं बहुत अच्छी पोस्ट में डालूँगा तो ही मैं लोगों के लिए बहुत अच्छा एक हीरो या अच्छी इमेज मेरी बनेगी। बल्कि वे हमेशा से इस चीज़ पे भरोसा करते आए हैं कि मैं अच्छा खेलूँगा, अच्छा मैं प्रदर्शन करूँगा, तो वो मेरी जो ड्यूटी है मैं उसे निभा रहा हूँ। तो कमाल का ये उनका कह सकते हैं कि एटीट्यूड है। इसके अलावा उनकी बात करें IPL करियर की, तो वे दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए खेलते हैं 2008 से 2010 तक। इसके बाद 2011 में वे KKR के लिए खेलते हैं, 2012 में वे कप्तान बनाए जाते हैं और चैंपियन अपनी टीम को बनाते हैं 2012-2014 में। और उसके बाद वे बेहतरीन अपना प्रदर्शन उस समय जारी रखते हैं। 2017 में वे KKR को भी अलविदा कहते हैं और कहते हैं कि मैं लास्ट एक सीज़न खेलना चाहता हूँ। वे दिल्ली के लिए खेलते हैं और 2018 में वे सभी तरह से अपना क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। और 2019 में वे मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो हमेशा लड़ता रहा, फाइट करता रहा, और जब जब भारतीय टीम परेशानी में हुई तब तब इस जाबाज खिलाड़ी ने भारतीय टीम के लिए बेहतरीन इनिंग खेल के भारत को उस मैच में जीत दिलाई। लेकिन 2012 के बाद उन्हें टीम में नहीं खिलाया गया। जब 2019 में लोकसभा चुनाव होते हैं तो वे डिसाइड करते हैं कि वे BJP से न्यू दिल्ली में लड़ेंगे और वे चुनाव जीत जाते हैं और सांसद बनते हैं न्यू दिल्ली से, और 2024 तक वे वहां पर सांसद रहते हैं। इसके अलावा वे 2022-23 में वे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए वहां पर मेंटोर की भूमिका निभाते हैं और शानदार वे कोचिंग वहां पे देते हैं। लेकिन इसके बाद उन्हें KKR की तरफ से फिर से बुलावा आता है और वे KKR की टीम में वापस आते हैं और शानदार KKR के लिए वे कोचिंग करते हैं और KKR को वे IPL में फिर से चैंपियन बनाते हैं। 2024 का IPL वहाँ पे
केकेआर जीत जाती है। और जब भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत जाती है तो वहां पे कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो वहीं से अटकलें शुरू हो जाती हैं कि अब नेक्स्ट कोच कौन भारतीय टीम का बनेगा, कौन भारतीय टीम को WTC फाइनल जिताएगा, कौन भारत को ICC चैंपियंस ट्रॉफी जिताएगा, कौन भारत को मेंस जो बड़ा वाला ODI वर्ल्ड कप होता है उसे जिताएगा। तो सभी का कहना था कि भाई एक खिलाड़ी है जिसे भारतीय टीम का कोच बनना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया और कोच गौतम गंभीर का नाम सामने आया, क्योंकि उन्होंने KKR को चैंपियन बनाया। वो खिलाड़ी जिसने भारतीय टीम के लिए 2007 का वर्ल्ड कप जीता, वो खिलाड़ी जिसने 2011 में प्रमुख भूमिका निभाई, वो खिलाड़ी जिसने KKR को 2 बार IPL चैंपियन बनाया। इसके बाद लखनऊ के लिए शानदार उन्होंने मेंटर की भूमिका निभाई। इसके अलावा 2024 में IPL KKR को चैंपियन बनाया। तो ये अटकलें शुरू हुई कि गौतम गंभीर को भारतीय टीम का कोच बनना चाहिए। और T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद अब गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच यहाँ पे बना दिया गया है और बहुत बड़ी उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा एक बहुत ही सराहनीय कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है, जिसमें गौतम गंभीर फाउंडेशन की शुरुआत उन्होंने 2014 में की और बहुत सारे सोशल वर्क उनकी फाउंडेशन के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें एक बहुत ही शानदार कार्य गौतम गंभीर फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। 2020 में जब 1 रुपये में वे गौतम गंभीर का जो NGO है वो 1 रुपये में खाना, वहाँ पर जो ऐसे लोग हैं जो खाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें 1 रुपये में वे खाना देते हैं और करीब 5000 लोगों का खाना पर डे गौतम गंभीर फाउंडेशन की तरफ से बनाया जाता है और 1 रुपये में उसे डिलीवर किया जाता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार ये कार्य गौतम गंभीर के द्वारा किया जाता है। एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर आप उन्हें कह सकते हैं कि और भी तमाम रिकॉर्ड्स उनके द्वारा बन सकते थे अगर शायद उनका करियर थोड़ा सा लंबा चलता। 2007 से लेकर 2012 तक ही वे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे, लेकिन 2012 के बाद उन्हें टीम में नहीं चुना गया, जिसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया था, लेकिन टेस्ट के 1-2 पारियों की वजह से उन्हें T20 से फिर ODI से बाहर किया गया। फिर उसके बाद 2 मैच खिलाए गए उन्हें 2014 में, फिर सीधा 2016 में उन्हें 2 मैच खिलाए गए, लेकिन उसके बाद कभी भी उन्हें वो मौका नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं कि अगर वे 4-5 साल और अगर बल्लेबाजी करते और भी अगर वे खेल पाते तो शायद ये जो रिकॉर्ड्स उनके नाम पे है, जिसमें भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 58 टेस्ट मैचों में 4154 रन बनाए हैं और करीब 9 या 10 उनकी सेंचुरीज़ हैं, 22 उनके हाफ सेंचुरीज़ हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर और मिडिल ऑर्डर में भी कई बार उन्होंने खेला है, जिसमें ODI क्रिकेट में उन्होंने 147 मैच में 5238 रन जिसमें उन्होंने बनाए हैं। और इसके अलावा उन्होंने T20 क्रिकेट में भी अपना शानदार प्रदर्शन वहाँ पे किया है। इसके साथ साथ फर्स्ट क्लास में उन्होंने 15,000 से ज़्यादा रन बनाए, लिस्ट ए में उन्होंने 10,000 से ऊपर रन बनाए। तो ओवरऑल गौतम गंभीर का करियर बहुत ही शानदार रहा है, लेकिन अगर उन्हें और भी मौका मिल पाता तो शायद वे भारत के लिए और भी ज़्यादा अच्छा वहाँ पर अपना बेस्ट दे पाते और आई थिंक एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज के तौर पे वे वहाँ पे जाने जाते हैं। लेकिन अभी भी गौतम गंभीर जाने जाते हैं और आज उन्हें एक बेहतरीन भूमिका भारत के हेड कोच की दी गई है। तो अब हम और भी ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि गौतम गंभीर अपना शानदार प्रदर्शन यहाँ पे जारी रखेंगे और भारत को और भी नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। दोस्तों, गौतम गंभीर की ये कहानी काफ़ी दिलचस्प है। ये ऐसी कहानी नहीं है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा स्ट्रगल किया है कि वे कोई बहुत ही पुअर फैमिली से आते हैं। वे बहुत ही अच्छी फैमिली से आते हैं, लेकिन उनका क्रिकेट का जो जुझारूपन था, जो उन्होंने फील्ड पे दिखाया, जो बड़े मैचों में जब भारतीय टीम को ज़रूरत पड़ी कि एक ऐसे खिलाड़ी की जो भारत को मैच जिता के दे सके, वो संकट के समय से भारत को अच्छा परफॉर्म करके भारत को जिता सके। और गौतम गंभीर ने वाकई में अपनी भूमिका शानदार निभाई है और भारत को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हम उन्हें कह सकते हैं कि वे एक अनलकी खिलाड़ी हैं, वे अनसंग हीरो हैं जिन्हें इतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जितना कि बाकी के खिलाड़ियों को वहां पे मिली है। तो उम्मीद करते हैं कि अब जब वे मेंटोर बन गए हैं तो उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम की नई जिम्मेदारी जब दी गई है तो वे भारतीय क्रिकेट टीम को कोच बन के वहाँ पे एक नई जिम्मेदारी को संभालेंगे और नए स्तर पे, नई ऊंचाइयों पे वे भारतीय क्रिकेट टीम को लेके जाएंगे। और शायद जो अभी तक उन्हें जो पहचान, जो क्रेडिट उन्हें नहीं मिला था, शायद अब उन्हें वो क्रेडिट मिल जाए। तो दोस्तों, ये कहानी थी गौतम गंभीर की और
ये हमारा चैनल ज़ीरो टू हीरो, जहाँ पे हम ऐसे लोगों की कहानी सुनाते हैं जो ज़ीरो से हीरो बनते हैं। आज गौतम गंभीर की ये कहानी, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको गौतम गंभीर की कौन सी पारी सबसे खास लगी, सबसे इम्पोर्टेंट लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।